नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। कोरोना के कहर से कोई भी राज्य अछूता नहीं है। हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहे आंकड़े डरा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए नए अस्पताल बन रहे हैं, बाजार बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल, क्या ये इंतजाम पहले नहीं किए जा सकते थे? क्या बाजार को बंद कर देने भर से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? क्या एक बार फिर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है? आखिर इस हालात से उबरने का सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता था? और मौजूदा वक्त में आम आदमी से लेकर हुक्मरानों तक की जिम्मेदारी क्या है? हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने बाजारों को भी बंद करने का नियम तय किया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन हम लगाने वाले हैं कि 6 बजे के बाद बाजार जो है बंद रखेंगे। नहीं, अभी कोई नहीं है। हम टाइम टू टाइम जो प्रदेश की स्थिति है उसको मॉनिटर करते हैं और उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं। सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बाजारों को तो बंद करने का ऐलान किया, लेकिन व्यापारी वर्ग के चेहरे मुरझा गए। वो कह रहे हैं अभी कोरोना की पहली लहर से उबरे भी नहीं हैं। अब दूसरी लहर ने फिर से उनका धंधा चौपट कर दिया है। 6 बजे से के बाद ही आजकल वो टाइम है इस मौसम में जब थोड़ा काम होता है मार्केट में। वैसे ही कोरोना के कारण कस्टमर बहुत कम आ रहा है। वो तो दुकानदार को बिल्कुल मारने वाला सिस्टम है। बाकी सब जगह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन सारी दुकानदार पे है कि मार्केट बंद कीजिए, उससे कोरोना खत्म हो जाएगा। बाकी जो मर्जी कीजिए, कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन लगाना सबके ऊपर लगाया जाए। ये सैटरडे संडे तो ऐसे बना दी जैसे हम वीकेंड पिकनिक पे जा रहे हैं। पीछे सैटरडे संडे लगाए, पिकनिक थोड़ा मना रहे हैं हम। यहाँ सोमवार मंगलवार को कोरोना, जब सैटरडे संडे को ही कोरोना बाहर निकलता है, इसका मतलब तो यही हुआ। कम से कम हम दुकानदारों को, जो हम लोग किराए के ऊपर बैठे हैं, उन लोगों का किराया का माफ का सिस्टम कानूनी रूप पे जामा पहनाना चाहिए। हम कहां से किराया दें, कहां से लेबर को पैसे देंगे? कोरोना ने कहर मचा रखा है। राज्य समेत पूरा देश इसकी जकड़ में है। स्वास्थ्य सेवाओं की कलई खुल रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डीआरडीओ हरियाणा में नए अस्पताल बनाएगी, लेकिन हरियाणा में नए संक्रमितों का आंकड़ा भी 10,000 की संख्या छूने को बेताब है। क्या ये स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं खड़े करता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस रिपोर्ट के जरिए ये चंद सवाल सामने रखे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिसके जवाब अब भी चाहिए लोगों को। और मौजूदा वक्त में हालात बिगड़ रहे हैं, तो उसके जितने जल्दी जवाब मिल जाए और जितने जल्दी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, वो सबके लिए बेहतर होगा। क्या ऐसी रणनीति है? क्या ऐसी तैयारी है? या पहले ऐसी तैयारी नहीं की जा सकती थी? पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और आपको बताते चलें कि हमारे साथ आज के इस डिबेट में बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजेंद्र नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं बजरंग दास गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र नेहरा जी, क्या जो मौजूदा हालात हैं उसमें आपको लगता है कि 6 बजे से बाजार बंद कर देना, लोगों ये अपील, इस तरह की प्रतिक्रियाएं बीच बीच में आ जाना कि आप लोग सख्ती बरतिए, मास्क पहनिए, काफी है? देखिए, बिल्कुल अमित जी, जहां तक बात है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कोरोना को लेकर स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना का टीकाकरण हम लोग करा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है। और इसी का परिणाम है मनोज जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश में 70 लाख से अधिक लोगों का कोरोना का जो टेस्ट है वो हो चुका है और 35 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन लगवा चुके हैं, कोरोना की जो वैक्सीन है। और पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश का तीसरे नंबर है जल्दी टीकाकरण काम करने के मामले में भी और टेस्ट करने के मामले में भी। इसके साथ साथ लगभग 3.5 लाख से अधिक लोग, 3,50,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक होकर के अपने घर भी लौट चुके हैं। और प्रदेश में इस समय ऐसे मामले कम ही हैं जो हॉस्पिटल में विचाराधीन है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे लगभग 30,000 के आसपास जो एक्टिव केस हैं वो इस तरह के हैं मनोज जी, जो होम आइसोलेशन के अंदर घर पर रह करके अपना इलाज करा रहे हैं। और कोरोना के अंदर जो प्रदेश में जो हमारा रिकवरी रेट है वो 86% का है मनोज जी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश जो है वो स्थिति को संभाले हुए है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी
सख्ती भी बरत रहे हैं। जैसे रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है, अब दुकानों को जो 6 बजे के बाद बंद करने का जो हमने निर्णय लिया है, हमने स्कूलों को जो बंद करने का निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जब कोरोना हरियाणा प्रदेश के अंदर आया था तो हरियाणा में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज सरकार के प्रयासों से 35 टेस्टिंग लैब हरियाणा प्रदेश के अंदर है। 62,000 रोजाना हमारे टेस्ट करने की क्षमता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इंडोर में 50 लोग और आउटडोर के अंदर मैक्सिमम जो 200 लोगों की लिमिट हमारी सरकार ने की है, इससे बहुत बड़ा फायदा मिला है। और जहां मनोज जी पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, मैं आपको बता दूं 270 मीट्रिक टन हरियाणा के अंदर टोटल बनती है और 60 मीट्रिक टन की हमें जरूरत है। तो हमारे पास में ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में है। इसके साथ साथ मनोज जी, चाहे ऑक्सीजन की बात है, वेंटिलेटर की बात है, बेड की बात है, चाहे वैक्सीन की बात है, चाहे डॉक्टर की बात है, हॉस्पिटल की बात है, हमारे पास सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता, सेवा भारती के कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, मजदूरों को उनके चिकित्सा की सुविधा करा रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर तरह से इस काम में लगी हुई है। और फरीदाबाद और उसके आसपास के लगते हुए इलाके में जहां पे इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा है मनोज जी, वहां पर भी हमारा पूरा प्रयास है कि अतिरिक्त सुविधा और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाए। ठीक है। हमारे केंद्रीय कृषि राज्य हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि फरीदाबाद के अंदर 50% बेडों को आरक्षित कर दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी काम किया है। फरीदाबाद क्योंकि ज्यादा प्रभावित है इस चीज में, क्योंकि दिल्ली से नजदीक है, तो हमारे यहाँ बेडों की संख्या भी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर अंडर कंट्रोल है पूरी स्थिति। ठीक है, हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी भी हैं कांग्रेस से, मैं उनके पास जाऊंगा। और आपने बहुत सारे दावे किए हैं, आपने बहुत सारे मैं यूं कहूंगा कि आप सरकार के तौर पर, बीजेपी की पार्टी के तौर पर भी आपने बहुत सारी जानकारी साझा करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, सरकार करे, पार्टी करे, अरे स्वयंसेवी संस्था करे, कोई करे, नतीजे बेहतर आए तो फिर सब सही है। क्या वाकई नतीजे बेहतर दिख रहे हैं बजरंग दास गर्ग जी? क्या वाकई अगर इतने इंतजाम है तो फिर 10,000 आंकड़ा पहुंचने को है? नए संक्रमित मरीज जो बुलेटिन आ रहे हैं ना लगातार कि कोरोना संक्रमण का आज का बुलेटिन क्या है, उसमें लगातार 2 दिन हो गया, 9,500 परसों था, कल 9,500 को क्रॉस किया है और ये 10,000 के पास पहुंच जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। क्या वाकई इतने इंतजाम है? क्या नाम है? बजरंग जी, हेलो, बेहतर दिख रहे हैं बजरंग दास जी? क्या सर? हाँ बोलिए बजरंग दास जी, बोलिए। सर आपका वो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, मेरी लाइन कट गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र नेहरा जी हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास अस्पताल की कमी नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं और नियम कायदे सख्ती से बढ़ते जा रहे हैं। 6 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे, नाइट कर्फ्यू है, सब कुछ है, स्कूल बंद है, तो भी आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार की व्यवस्था में अभी भी कोई कमी है? देखिए, ये बात तो विजेंद्र भाई की सही है। कोरोना लगातार प्रदेश में फैलता जा रहा है। कोरोना से हरेक को बचने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाई मूलभूत सुविधा पूरी है प्रदेश के अंदर। देखिए, जहां तक आज के टाइम हॉस्पिटलों में बहुत बुरा हाल है। सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेटर तो 2-4 ही चलते हैं, वेंटिलेटर लगभग है ही नहीं, और मेडिसिन की बहुत भारी मात्रा के अंदर कमी है। ये नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में, वैसे ही प्रदेश के अंदर कमी है। यहां आप देखोगे जो वैक्सीन का इंजेक्शन जो है, जिसकी कीमत 3500 रुपए है, आज वो इंजेक्शन 20,000 से लेके 1-1 लाख रुपए के अंदर मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर आज की स्थिति के अंदर बनी हुई है। और आज आप कोरोना के आंकड़े देखोगे, रात दिन बढ़ते जा रहे हैं। मगर इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री केयर कोर्स से वेंटिलेटर जो हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर भेजे थे, एक भी वेंटिलेटर, वो आज भी एक वेंटिलेटर हरियाणा के अंदर चालू नहीं है, जिसका एगवा कंपनी के वेंटिलेटर थे।
वो डब्बे के डब्बे बंद पड़े हैं जी। बल्कि सरकार को इसकी उच्चस्तरीय जांच करवानी चाहिए। जो मल्टीनेटर केंद्र सरकार ने भेजे हल्की क्वालिटी के थे, डब्बे बंद पड़े हैं, जनता की जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरी सरकार से अपील है, जी। मूलभूत सुविधा सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधा का व्यवस्था करे। जितनी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, वीरेंद्र भाई ने आरएसएस लगा हुआ, जरूर लगा होगा। इसी प्रकार देश और प्रदेश के अंदर जितनी सामाजिक व धार्मिक हमारी संस्था है, रात दिन जनता की सेवा के अंदर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी हरियाणा के अंदर ये टीम बनाई है। जिला स्तर के ऊपर 25-25, 30-30 आदमी नियुक्त किए हैं। वो भी मतलब कोरोना के लिए, जो भी कोरोना मरीज है उसको राहत के लिए काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका हेड ऑफिस हमने चंडीगढ़, हमारा कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां हमने खोला है। ये स्थिति है। सबसे बड़ी बात क्या है जी। सरकार जहां स्थिति ऑक्सीजन की बात करती है, मल्टीनेटर की बात करती है, मैं पूछना चाहता हूं, मल्टीनेटर हॉस्पिटल में अगर मान लो इनके सरकारी हॉस्पिटल में 60 बेड है, मल्टीनेटर वहां काम करते हैं 2 और 3, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप चेक करवा लो हरियाणा के अंदर। बजरंग दास जी, आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं। ना तो मल्टीनेटर है। आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा विजेंद्र नेहरा जी से, लेकिन एक बार दर्शकों के साथ और आप सबके साथ साझा कर दूं और कि हमारे साथ आईएमए फरीदाबाद के अध्यक्ष पुनीता हसीजा भी फोन लाइन पर हैं इस वक्त, उनके पास भी चलेंगे। पुनीता हसीजा, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं आपसे निष्पक्ष प्रतिक्रिया चाहता हूं कि मौजूदा हालात जो हैं, जो डेली केसेस का एक बुलेटिन आता है, वो 9,500 को क्रॉस कर रहा है लगातार पिछले 2 दिन से। क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि हालात बेहतर हैं और नए जो नियम तय किए गए हैं उसमें हालात पर काबू पाना आसान होगा? डेफिनेटली देखो, कंडीशन तो जो अभी चल रही है उसमें हिसाब से कंडीशन तो काफी खराब होती जा रही है। और जो नए कानून लगाए जा रहे हैं कि हम कर्फ्यू या जो भी नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं, गैदरिंग्स को बंद कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि जब लोगों की मूवमेंट्स कम होगी तो नेचुरली वायरस का ट्रांसमिशन भी कम होता है। तो हमारे थोड़े से और सख्त कानून लगाने की जरूरत है, ताकि जो लोग हैं वो आपस में मिलना कम करें और अपनी जो एक नियम है कोविड का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, उसको फॉलो करें। मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा मास्क पहनने में लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। एक मास्क पहनने से आप 60% तक इससे बच सकते हो। 60% आपकी इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है। अगर आप 2 गज की दूरी मेंटेन कर लेते हो और अपने हाथों को सैनिटाइज करते हो, तो आपको 80 to 90% आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हो। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ कि नंबर्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 to 90% पेशेंट जो होते हैं वो माइल्ड इन्फेक्शन के होते हैं, जिनकी रिकवरी थोड़ी सी नॉर्मल मेडिसिन लेने से भी हो जाती है। जो 10% के करीब या 12% के करीब लोग हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। आज क्या है कि इतनी ज्यादा पैनिक की कंडीशन होगी, पेशेंट को जरा सा कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हमें भर्ती कर लिया जाए। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में लोड बढ़ता है और अननेसेसरली जिनको जरूरत है उनको बेड नहीं मिलता है। मतलब जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है या जिनको कोविड केयर आइसोलेशन की जरूरत है, वो उनके अलग अलग पैरामीटर्स बने हुए हैं कि आइसोलेशन वाले पेशेंट है कम उसमें रह सकते हैं या होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है 95 to 96% चल रही है, और जो थोड़ा 90 से नीचे ड्रॉप होता है उनको हॉस्पिटल के आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर थोड़ा सा और ड्रॉप होता है तो उनको फिर कोविड केयर आईसीयू वगैरह में जगह दी जाती है। और दूसरा, जो लोगों में पैनिक, जैसे मैंने सुना करते कि दवाइयाँ ये सब चीजें की कमी है, कमी भी इसलिए कि लोगों में बहुत पैनिक की सिचुएशन में हर कोई चाहता है कि मुझे वो दवाई लग जाए। तो आपने देखा होगा डॉक्टर गुलेरिया जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं, और हम सब भी कई बार ये कह चुके हैं कि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि डॉक्टर को मालूम है कि वो दवाई किस टाइम पे देनी चाहिए। ठीक है। जैसे रेमडेसिविर का बात आया, रेमडेसिविर की जो दवाई है वो कोई ऐसे कोई बहुत वो नहीं है कि एकदम उसको लगाते ही आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को मालूम है कि आपका अगर सीटी टेस्ट में ये स्कोर है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना चल रहा है, और आपके जो और पैरामीटर्स हैं, आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, उसके रहते आपको रेमडेसिविर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। दूसरा इंजेक्शन जो टॉसिलोजापैम के बारे में लोग 40,000 का इंजेक्शन है, उसके पीछे भी
परेशान हो रहे हैं, वो चीजें भी सब डॉक्टर पे छोड़नी चाहिए। आज का क्या सीन हो गया है, पेशेंट कोविड पॉजिटिव आते ही हॉस्पिटल आते हैं और उनको बोलते डॉक्टर मुझे रेमडेसिविर लिख दीजिए, मुझे ये इंजेक्शन लिख दीजिए। अब ये चीजों की शॉर्टेज तो होगी ना, जब अननेसेसरी जिनको नहीं जरूरत है वो भी चाहेंगे कि हमें लगाया जाए। ठीक है। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने ट्रीटमेंट खुद मत करिए और डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच के, अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको सिर्फ आइसोलेशन की जरूरत है, आप घर में आइसोलेट होकर रह सकते हैं, तो आप उनका कहना मानिए, उनके बताई हुई दवाई खाइए, अगर प्रॉब्लम मिले तो फिर दोबारा मिलिए। ठीक है तो डॉक्टर पुनीता, आप हमारे साथ हाँ हैं, जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, और भी जानकारी आपसे हम कोशिश करेंगे कि इस बुलेटिन के डिबेट के दौरान सामने ला सकें। जी हाँ मैं जी। आप हमारे साथ हैं इस वक्त, आपके पास फिर आता हूं मैं। लेकिन कुछ सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे, बजरंग दास जी की तरफ से। वीरेंद्र नेहरा जी, व्यवस्थाओं में कुछ तो कमी है कि सरकारी अस्पतालों से अभी भी क्या अब पेशेंट्स को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रेफर कर दिया जा रहा है। एक बड़ा वर्ग अभी भी है जो सरकारी अस्पतालों की तरफ उम्मीद की नजर से देखता है कि वहां कम पैसे में उसका इलाज हो जाएगा। कई बार ऐसी योजनाएं भी होती हैं कि मुफ्त में इलाज हो जाए, फिर कि क्यों ना कहें कि हाँ कुछ तो कमी है। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से जब कोरोना हमारे देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर आया था तो बिल्कुल देश इसके लिए तैयार भी नहीं था, और हमारे पास जिस तरह के साधन और संसाधन होने चाहिए थे इस महामारी से निपटने के लिए, पिछली सरकारों ने उस तरह का इंतजाम नहीं किया। मैं इसके लिए कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन क्योंकि इस तरह की महामारी कभी आई नहीं थी तो हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। हमारे पास बजरंग दास जी फर्स्ट पहली लहर की बात नहीं कह रहे हैं, वो इस दूसरी लहर का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त भी इंतजाम आपके नाकाफी हैं। मनोज जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। मनोज जी मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद में भी सरकार ने जब वेंटिलेटर की हमारे पास पहले जो वेव आई थी उस समय हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, उसके बाद मनोज जी बहुत तेजी के साथ देश और हरियाणा प्रदेश में इन सुविधाओं का, चाहे वो वेंटिलेटर की बात है, चाहे वो बेड की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, इन सब चीजों का सरकार ने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सारी चीजों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं गर्ग साहब की बात की सराहना करता हूँ कि उन्होंने माना, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा उनको भी, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं बजरंग जी। सुनिए तो सही। देखिए उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी भी इस अभियान में लगी है, और ये एक ऐसा महामारी का समय है मनोज जी, इस समय राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठ के जनता की सेवा में लगना ही चाहिए। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, मुझे और मैं ईमानदारी से कहूं, आज बजरंग दास जी का जो अप्रोच इस डिबेट में नजर आ रहा है, मुझे उसमें पॉलिटिकल बिल्कुल 100% हार्डकोर पॉलिटिकल अप्रोच नहीं नजर आ रहा। मैं इस बात की कद्र करता हूं, लेकिन बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी। मनोज जी मैं एक बात कंप्लीट कर लूं मनोज जी। अच्छा ठीक है। लेकिन मनोज जी मैं ये भी कोरोना आप यहाँ सहयोग हैं, तो जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पे भारत सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, आज हरियाणा प्रदेश से भी बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। और छत्तीसगढ़ में इस तरह की जब खबरें आई कि कूड़ा उठाने वाली रेहड़ी के ऊपर शवों को ले जाने का काम हो रहा है, तो भारत सरकार ने वो एम्बुलेंस भेजने का काम किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेसी राज्यों में भी थोड़ा सा आप ध्यान दें, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आपकी पार्टी सहयोग करे, तो मिलकर के इस महामारी को हम हरा सकते हैं। बजरंग दास जी के पास जाना चाहता है जी। बजरंग जी जवाब दीजिए। मैं देखिए मनोज जी मेरे साथी वीरेंद्र जी ने जो बात कही है, मैं बताना चाहता हूं, ये कोरोना महामारी देश के अंदर पूरे फैली हुई है, प्रदेश में फैली हुई है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर दो चार बातें जरूरी ऐसी है जो मेरे ध्यान में है। भाई भारत एक देश है, एक देश के अंदर वैक्सीन के 3 रेट, केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए, हरियाणा सरकार के लिए 400 रुपए और आम जनता के लिए 600 रुपए। यहाँ देखिए इन्होंने क्या, आप हरियाणा की बात करते हो, स्वास्थ्य विभाग के अंदर कम से कम 50-60% डॉक्टरों की और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कमी है। इलाज कैसे करोगे आप? प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए का पिछली साल पैकेज घोषणा किया था, कोरोना पैकेज। वो कोरोना पैकेज कहाँ है? आज तो हमें दिखा ही नहीं। भाई कौन सी सहायता के अंदर लग रहा है, कहाँ आपने लगा दिया? 1 रुपए की सहायता पर हरियाणा की जनता को मिली हो, बता दो किसी को 1 रुपए का लाभ मिला हो? आपके सामने है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए डबल सैलरी की पिछले साल घोषणा की थी। एक भी स्वास्थ्य विभाग को डबल सैलरी मिली हो तो बता दो। भाई आप जो बात तो करते हो, मगर प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। जो सभी आदमी को
जितनी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, विजेंद्र जी जवाब दीजिए। राजनीतिक संस्थाएं हैं, सभी को एकजुट होकर एकजुट होकर जनता की सेवा के लिए मौका मिला है। परमात्मा ने एक मौका दिया है कि कोरोना महामारी है, इसके लिए हर एक आदमी सेवा में जुड़े, जिसका दवाई नहीं दवाई जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। गैस की विजेंद्र है, जी जवाब दीजिए। ऑक्सीजन की है, बेड की है, ये सेवा करने का एक अवसर है। गर्ग साहब देखिए, गर्ग साहब हमारे बड़े भाई हैं। गर्ग साहब देखिए, आपके जो सकारात्मक सुझाव हैं कोरोना से निपटने के लिए, उन सबका स्वागत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 197 पदों पर जो डॉक्टरों की नियुक्ति है वो अभी तत्काल रूप से सरकार ने कुछ दिन पहले की है। आप जानकारी इसकी ले लेना। और दूसरा, जहां तक आपने मदद की जो बात की है, 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक रूप से पैकेज सरकार ने घोषणा की थी, वो उद्योगपतियों के लिए और डॉक्टरों के लिए, कोरोना से लड़ने वाले जो इक्विपमेंट है हमारे, उनके लिए, और वो सब चीजें खरीदी गई है। वो जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई देंगी, आप अगर जाएंगे तो हॉस्पिटलों में आपको दिखाई देंगी। इसके साथ साथ जो आपने मदद की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा 6000 से अधिक बसों के माध्यम से हजारों की संख्या में हमारे मजदूर भाइयों को, 100 से अधिक ट्रेनों के माध्यम से हजारों की संख्या में मजदूर भाइयों को उनके निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करके उनके गृह राज्य, उनके गंतव्य तक छोड़ने की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की थी। उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। गरीबियों को मदद के लिए 1200 करोड़ रुपए का पैकेज हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी, जो उनको पहुंचाया था। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से 3-3 हजार रुपए उनके अकाउंट में डालने का काम किया था। लाखों इस तरह के हमारे गरीब मजदूर थे जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आ रहे थे। 12 लाख लोग थे, जिसमें से 6 लाख लोगों को हमने भेजा था। 16,20,000 परिवारों के खातों में 619 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हमने पहुंचाई थी। मैं आंकड़े के हिसाब से लिस्ट लेके आया हूँ गर्ग साहब, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों में, गरीबों, विजेंद्र जी, विजेंद्र जी आपके पास लौटता हूं, फिर से लौटता हूं। डॉक्टर पुनीता हसीजा के पास एक बार जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर पुनीता हसीजा, इस बार के वेव को जो ज्यादा इंटेंसिव माना जा रहा है, ज्यादा डेंजरस कहा जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह है? और मैं चाहूंगा कि थोड़ी समझाइश भी दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, कि किन बातों का पिछली बार के कोरोना लहर के मुकाबले इस बार की लहर पर में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ जी, हाँ, इस बार जो हमारा जो ये वायरस है, इस बार हमें आप भी रोज सुन रहे होंगे न्यूज में भी और पढ़ भी रहे होंगे कि वायरस में एक उसका नेचर है कि वो म्यूटेशन लेता रहता है, वो अपने आप को बदलता है, अपना स्वभाव और अपनी जो उसकी विरुलेंस है उसको चेंज करता रहता है। तो इस बार हमारे जो इसमें डबल म्यूटेंट की बजाय अब सुन रहे हैं कि ट्रिपल म्यूटेशन भी स्टार्ट हो गया है इसके अंदर। और जो पहली लहर में था कि थोड़ा बड़े लोगों को असर किया था, तो वो लोग इमीडिएटली घर में अपना लॉकडाउन में आ गए थे, तो वो घर पे रहे तो फैला नहीं। इस बार जो ये पॉपुलेशन को इसने असर किया, वो यंगस्टर्स को किया है, यंग बच्चों को, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली जो है, जो घर से बाहर जा रहे हैं, यंग बच्चे हैं, एडल्ट हैं, उनको करा है। तो वो लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा था, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है कि स्प्रेड ज्यादा हुआ है। तीसरा इसका कारण है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट, इन्फेक्शन का वो बहुत ज्यादा जल्दी असर करके लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन में, लंग्स में इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच किया है, तो जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है। तो ये, और प्लस हमने देखा कि लोगों का भी जो बिहेवियर था वो बहुत बदल गया था। लोगों ने एक इसको कैजुअल ले लिया था कि कुछ नहीं है, कोरोना खत्म हो गया है। वो हम, जबकि डॉक्टर्स बार बार कहते थे कि नहीं, अभी सेकेंड पीक जब सब जगह आई है तो हमारे यहाँ सेकेंड थर्ड पीक आ सकती है। और सारी मार्केट्स में भी आपने देखा भीड़ भड़का बढ़ गया था, सारी तरह के ओकेजन और सब तरह की ये सब जितनी भी गैदरिंग्स हैं, फैमिली की हैं या दूसरी गैदरिंग, सब स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से स्प्रेड बहुत ज्यादा जल्दी हुआ, और स्प्रेड होने से क्या हुआ कि वो पता भी जैसे चला कि, और कुछ चीजें ऐसी हुई कि आरटीपीसीआर में भी ये जल्दी डिटेक्ट नहीं हुआ, कुछ इसकी म्यूटेशन ऐसा हुआ, तो जिससे नेगेटिव आने पे लोगों को लगा हम नेगेटिव हैं। तो लेकिन जब धीरे धीरे पता चल रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है, और ट्रीटमेंट का भी ये है कि लोग अगर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो ट्रीटमेंट भी उनका जल्दी हो जाता है। हमने देखा कि कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन, कुछ ऐसी दवाइयां मार्केट में ला दी गई जो ये कहा गया कि कोविड का इलाज है। उस वजह से मेरे ही एक दो मतलब रिलेशन का मेरे को देखा कि सीधा मुझे उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। पता चला क्या हुआ जी, हमने 7 दिन तक वो दवाई खाई, हमें लगा हम ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें भी हमारे इसमें बढ़ावा करा है इसमें, कि लोगों ने एक्चुअल डॉक्टर को ना दिखा के इन तरह की जो दूसरी दवाइयों पर विश्वास करके अपने आप को डिले करा हॉस्पिटल में जाना। डॉक्टर पुनीता, चलो वो तो जो भी हो गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पैनिक नहीं करना है, घर पे रहिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर कीजिए। अगर आपकी सैचुरेशन 95, 96 के बीच में रहती है तो आप होम आइसोलेशन में रहिए। आप
आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी दवाई घर पे ही शुरू कर सकते हैं। और अपने आप को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपना अच्छा ताज़ा सब्जियां फल खाइए और अपनी जो विटामिन डॉक्टर्स लिख के देते हैं वो आप खाइए जी। और अगर आपका सैचुरेशन ड्रॉप करता है हाँ। तो आप हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट हो सकते हैं। और आजकल ऐसी सुविधा भी अभी हुई, आज हमारी डीसी सर से मैडम से मीटिंग थी, उसमें सारे हॉस्पिटल्स थे, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे हॉस्पिटल्स की मीटिंग मैडम ने बुलाई हुई थी। तो अब ये भी कुछ हॉस्पिटल्स ने अपने हॉस्पिटल के अलावा भी, जैसे सर्वोदय हॉस्पिटल है, एशियन हॉस्पिटल है, उन्होंने हॉस्पिटल के अलावा भी कुछ जगह को ले लिया है, कुछ बेड हाँ, को उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि पेशेंट जो जहाँ सिंपल जिनको खाली simple प्रांगण treatment हो चाहिए। उसको कैसे हम हाँ। एक कोविड हॉस्पिटल के तौर पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। हाँ, ये उसको बहुत simple महत्वपूर्ण treatment बात है, वाले आपने patient को, हाँ जी, हाँ। रखी है और डॉक्टर पुनीता दूसरा- हसीजा जी। दूसरा ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम बताई जा रही थी कल से, वो आज मैडम डीसी मैडम से बैठ के जी। बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व जी करेगी। डॉक्टर जिन पुनीता, जिनको कमी थी, उसको पूरा किया मैं गया। थोड़ा सा एक बार जल्दी से बजरंग जी के पास हाँ जी। जाना चाहता हूँ, प्लीज हाँ जी, बजरंग जी हाँ जी, जल्दी से हाँ जी। प्लीज प्लीज। हाँ जी, तो उनको अभी पूरा किया मनोज गया। जी देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या आज के टाइम क्या है, इस टाइम काला बाजारी, हाँ। मेडिसिन की, इंजेक्शन की भारी मात्रा के अंदर काला बाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है। हाँ, हो रही है, बिल्कुल यहाँ आप कह तक रहे कि मैं हैं, राशन ये की खबर है, बात कर रहा हूँ, बिल्कुल राशन के अंदर भी हाँ। ये बड़ी बात, क्यों मैं इस व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मुझे हर बात का ज्ञान है। हाँ। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। ये कुछ विजेंद्र लोग जी, ऐसे हैं, विजेंद्र जी, जो इस ये मौके का खबर आ फायदा रही उठाते है, हैं। ये जो आरोप हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, हाँ, लेकिन ये खबर है और वाकई आपको इस पर एक्शन लेना होगा। मनोज जी, जिस तरह की पहले शिकायतें आई थी, मैं बताऊं आपको, जिन लोगों ने पहले गड़बड़ करने का प्रयास किया था, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और गृह मंत्री का दायित्व अनिल विज जी के ऊपर है, वो बहुत सख्त माने जाते हैं इन चीजों में। ठीक, हम उम्मीद करेंगे बजरंग जी, हम उम्मीद करेंगे कि बतौर आज पार्टी इंजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, हाँ। 3500 का इंजेक्शन आज 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिल नहीं रहा। हाँ, 3500 ये कालाबाजारी रुकनी चाहिए और ईमानदारी से आप जो मरीज कोरोना के संक्रमित हैं उनका इलाज संभव हो पाए आसान तरीके से, सस्ते तरीके से, ये आपको करना होगा। ये चुनौती रहेगी आपके सामने और बहुत जल्दी से एक्शन लेना होगा। बहुत शुक्रिया बजरंग जी आपका, वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर पुनीता हसीजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने को लेकर के। तो महत्वपूर्ण यह है कि लोगों को इलाज सही तरीके से और सहज तरीके से सुलभ हो पाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसको संभव कर पाए। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। नमस्कार।